नरेश शर्मा की गैर मुतवक्का आमद ने उसे हरासा कर दिया था। नरेश अपनी जुबान का सारा जहर उगल कर लौट गया। गजाला के दिलो दिमाग की दुनिया दरहम बरहम हो गई थी। थोड़ी देर पहले खुशगुमानियों की जो फसूं खेज फिजा पैदा हुई थी, नरेश की आमद से मसमूम हो चुकी थी। दिल्ली में गजाला को कुछ भी यकीनी नजर नहीं आ रहा था। फरेब दर फरेब का एक सिलसिला चल रहा था। उसका कलीदी नुक्ता नरेश ने बड़ी वजाहत से बयान कर दिया था कि राह वाले अपने बाप पर भी भरोसा नहीं करते। नरेश से मिलकर वो इतनी परागंदा खातिर हुई थी कि फौरी तौर पर गर्म गर्म चाय के एक कप की जरूरत महसूस कर रही थी, लेकिन इसमें एक बार फिर दरवाजा खोलने का हौसला नहीं रहा था। उसने रूम सर्विस से राब्ता करने के बजाय कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल मिनी बार से निकाल कर खोल ली। इस वक्त राह के बारे में जो तजर्बात गजाला के सामने आए थे, इनसे यह जाहिर हो गया था कि राह वाले चालाक, मक्कार, सफ़ाक और खून आशाम जरूर थे, मगर गैर मामूली जहान से महरूम थे, जो ऐसे ही सास शोबे की कामयाबी के लिए नागुज़ीर होती है। उसके बरक्स दिल्ली में बैठे हुए पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के तीनों अफराद दरिंदा सिफ्त और खून आशाम नहीं थे, लेकिन बला की जहानत और फुर्ती के मालिक थे। शायद यही वजह थी कि भारत वाले कश्मीर में और अपनी सरजमीन पर पाकिस्तानी ISI और IB वगैरह के मजबूत जेर ज़मीं नेटवर्क का वावेला मचाते रहते थे, मगर किसी पर हाथ डालने में नाकाम रहते थे। इनके आदमी पाकिस्तानी इलाकों में दहशतगर्दी और बर्बरियत के बदतरीन मुजाहरे करने में कामयाब जरूर हो जाते थे, लेकिन जहानत से आरी और नाकस मनसूबाबंदी की वजह से पकड़े जाते रहते थे। नरेश शर्मा ने हर वो काम कर डाला था जो मुझे और गजाला को घेरने के लिए जरूरी था, मगर वो इकदामात बेरब थे। फैसला सही था तो इस पर अमल करने के लिए गलत वक्त का इंतखाब किया गया था, और सही वक्त पर किए जाने वाले फैसले ज्यादा साइब नहीं थे। शायद उसकी एक बुनियादी वजह यह भी थी कि इस खालिस हरबी पेशे में इन्होंने रीना अजीत राय और बेला सिंह जैसी आबरू बाख्ता लड़कियों पर जरूरत से ज्यादा इन्हिसार किया हुआ था। इस हिकमत अमली से इनके दुश्मन को नुकसान पहुंच रहा हो या ना पहुंच रहा हो, इनके अपने जंगी डिसिप्लिन को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच रहा था, और आसार बता रहे थे कि वो तरीके जारी रहे तो आने वाले चंद सालों में राह के दफातर और मराकज अयाशी के गढ़ बन जाएंगे। नरेश की आमद से पहले तक गजाला की यह खुशफहमी थी कि राह वालों ने अपनी सारी तवज्जो मेरी ज़ात पर मरकूज की हुई थी, उसे गैर अहम समझकर नज़रअंदाज किया हुआ था, मगर नरेश ने उसकी यह गलत फहमी दूर कर दी थी। दिल्ली में रूनमा होने वाले वाक़यात के बाद राह के जिम्मेदार किसी भी मुश्तबा फर्द को नज़रअंदाज करने की हमाकत नहीं कर सकते थे। बस नरेश से टाइमिंग की एक संगीन गलती सरजद हो चुकी थी, जिसका सारा फ़ायदा हमें हासिल हुआ था। असूली तौर पर उसे हम दोनों से एक वक्त में अलग अलग पूछगछ करनी चाहिए थी। आपस में कोई रब्त ना होने की वजह से हम दोनों के बयानात में ज़मीन व आसमान का तजाद होता और हमारा खेल वहीं ख़त्म हो जाता। भारत जैसे दुश्मन मुल्क की सरजमीन पर इन दिनों हमारे सितारे यावर थे कि नरेश शर्मा बौखलाहट के आलम में इस नुक्ते को फरामोश कर गया। उसका एक बुनियादी सबब यह भी था कि राह के दफ्तर में आतिशज़दगी की वारदात को नागर की मौजूदगी ने बहुत पेचीदा बना दिया था। नरेश शर्मा को हम पर बराह रास्त कोई शुबा नहीं हुआ था। उसने अमूमी जांच पड़ताल में मुझे कमजोर निशाना समझकर उठवा लिया था। मुझसे की जाने वाली पूछगछ नतीजा खेज साबित न हो सकी, लेकिन राह के लिए मेरे किरदार का दूसरा रुख अहम था। पाकिस्तान में जर खरीद पाकिस्तानियों के जरिए मुखबरी और दहशत गर्दी इनकी हिकमत अमली में शायद संगमील का दर्जा रखती थी। यह बात उन्हें मालूम थी कि भारत आने वाला हर पाकिस्तानी बेजमीर और बेकाऊ माल नहीं होता। इनमें खाली काली भेड़ें होती हैं। इनसे मामलात तय करते हुए यह खदशा रहता होगा कि किसी वक्त दबाव के तहत वह राह के लिए काम करने पर आमादगी जाहिर कर दें और सरहद पार करते ही अपने मुल्क और कौम की मोहब्बत के जज्बात से मगलूब होकर ज़मीर फरोशी से तायब हो जाएं। रीना अजीत राय के साथ बनाई जाने वाली मेरी वीडियो फिल्म का मामला गजाला के इल्म में नहीं था, मगर मैंने उसे यह बता दिया था कि नरेश शर्मा मुझे बेला सिंह के जाल में फांस कर मुझे ब्लैकमेल करने का मवाद हासिल करना चाह रहा है। गजाला को अंदाजा था कि ऐसा मवाद राह की जरूरत बन गया था ताकि मैं पाकिस्तान वापस पहुंचने के बाद राह से मुनहरिफ होने के बारे में ना सोच सकूं और वह मुझे इत्मीनान से अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर सके। राह के बारे में सोचते सोचते गजाला की ज़हनी रूह बेला सिंह की तरफ बहक गई। मुझे कमरे से गए काफ़ी वक्त हो चुका था। नरेश मुझसे मिलने के बाद गजाला के पास पहुंचा था। उसने ये शोशा भी छोड़ दिया था कि मैं होटल में किसी जानने वाली के साथ बैठा हुआ था। गजाला को खलिश होने लगी कि मैं बेला सिंह के साथ इतनी देर तक किन मुज़ाकरात में मसरूफ़ था।
बेला सिंह को मखसूस मकासद के असूल के लिए मेरे पीछे लगाया गया था। गजाला को इन हालात का इल्म नहीं था जो नीचे रुनमा हो रहे थे। उसके ज़हन में एक सीधी सी बात जमी हुई थी, अगर मैं बेला सिंह से अपनी जान छुड़ाने में कामयाब हो जाता तो ज्यादा वक्त बर्बाद किए बगैर कमरे में वापस पहुंच जाता। मेरी वापसी में गैर मामूली ताखीर गजाला के लिए इस तल्ख हकीकत की आकाश थी कि मेरे इरादे कमजोर साबित हुए थे। बेला सिंह जीत गई थी। बदतरीन शिकस्त के एहसास से गजाला के हल्क में तलखी से गुलने लगी। आसेबी ख्यालात उसके जहन पर यलगार करने लगे। कमरे की तन्हाई में कोई उसका रफीक या गम गुस्सार नहीं था। उसने जिंदगी में कभी खुद को इतना मजलूम और तनहा महसूस नहीं किया जितना वो उस वक्त कर रही थी। बेख्याली में उसका हाथ अपने दाहिने रुखसार की तरफ गया तो अपनी उंगलियों पर नमी महसूस करके वो चौंक पड़ी। उसने हड़बड़ाकर चेहरे पर अपने दोनों हाथ फेरे और फिर ड्रेसिंग टेबल के सामने पहुंच गई। उसके दोनों रुखसार तर थे। न जाने कब से उसकी गजाली आंखों से आंसुओं के बेआवाज मोती बहे चले जा रहे थे। उसने टिश्यू पेपर से अपना चेहरा और फिर आंखें खुश की। आईने में उसे अपना अक्स कमजोर और धुंधलाया हुआ नजर आ रहा था। उसका एहसास बेबसी यका गुस्से में तब्दील हो गया। उसका दिल चाहा कि इसी वक्त मुसल्ला होकर अपने कमरे से बाहर निकले और बेला सिंह को होटल के किसी कमरे में ढूंढ निकाले। वो मेरी मौजूदगी या बाद के खतरात की परवाह किए बगैर बेला सिंह को जहन्नुम वासिल कर देना चाहती थी। उसके ख्यालात की वो गजबनाक रूह ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रह सकी। दरवाजे पर हल्की सी दो मानूस दस्तकें सुनकर वो चौंकी और फिर दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ी। उसने दरवाजा खोला और मुझे अपने सामने पाकर उसकी आंखों से बेख्तियार आंसू बह निकले। मैं तेजी से कमरे में दाखिल हुआ और दरवाजा बंद करके उसे मजबूती से अपनी आगोश में ले लिया। सहारा मिलते ही गजाला के सब्र और जब्त के सारे बंधन टूट गए। वो मेरी बाहों में सिसकियों के साथ बिलक कर रो पड़ी। क्या बात है, तुम इतनी हरासा क्यों हो? मैं तो तुम्हारे हौसले पर नाज करता हूं, मैंने नरमी से कहा। वो कमीनी बेला सिंह आपको लेकर ही बैठ गई थी। मैंने उसकी बात दरमियान से उचक ली। तुम्हें खुश होना चाहिए। वो आदि शराबी है, मैं उसे बातों से बहलाता रहा और अब वो अपने कमरे में मदहोश पड़ी हुई है। नरेश और बेला का पूरा मंसूबा फलाप हो गया। वो तड़प कर मेरी बाहों से निकली और मेरे रूबरू खड़ी होगी। उसकी आंखों से आंसू रवा थे मगर चेहरा खिल उठा था और पंखड़ी जैसे होंठों पर अंदर की खुशी मुस्कुराहट बंद कर नाच उठी थी। उसने खुशी से कांपती हुई आवाज में कहा, सच बताएं कि आप मेरा दिल रखने के लिए तो ऐसा नहीं कह रहे। तुम्हारा दिल रखने के लिए मैं उससे दूर रहा। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं जो कुछ करता हूं इसमें तुम्हारी खुशनुदी का ख्याल रखता हूं। इस वक्त भी मैंने बेला को अपने करीब नहीं आने दिया। उसे होश आएगा तो वो कफे अफसोस मलती रह जाएगी। आप वाकई अजीम हैं, उसने ममनूनियत से लबरेज लहजे में कहा। जरा सी देर पहले मैं बेला के बारे में सोच कर सुलग रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि उसे कहीं से भी तलाश करके मार डालूं। कभी कभी तुम वाकई अकल से आरी हो जाती हो। तुमने मुझ पर एतमाद किया था और मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं उस जाल को तोड़ दूंगा। नरेश यहाँ आया था। गजाला की जुबान से वो इंकिशाफ सुनकर मैं हैरत से उछल पड़ा। मेरे ज़हन में बैक वक्त कई सनसनीखेज और वहशतनाक ख्यालात आए थे। मैंने उसका वो मुख्तसर फिक्रा सुनते ही उस पर सवालों की भरमार कर डाली। गजाला मेरी और बेला सिंह की मुलाकात के बारे में तजस्सुस में मुब्तला थी। मैं नरेश की आमद के बारे में फिक्रमंद था। गजाला को ख्याल है कि उसे शदीद भूख लगी हुई थी। वक्त काफ़ी गुजर चुका था। बातों से पहले रूम सर्विस को खाने का आर्डर दे देना जरूरी था। रूम सर्विस को इंटरकॉम पर आर्डर देकर गजाला ने मुझे नरेश की कहानी सुनानी शुरू कर दी। खाना आया और खाने के दौरान में बेला सिंह का जिक्र चलता रहा। इस लड़की के बारे में गजाला का तजस्सुस काबिल फहम और बिल्कुल फितरी था। मगर इस वक्त मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे गजाला मुझसे पिछले 3 घंटों के एक एक लम्हे का हिसाब लेने पर तुली हुई थी। रीना के बरक्स बेला सिंह के मामले में मेरा दामन बिल्कुल साफ था। मैं गजाला की किसी बात का बुरा मनाए बगैर उसके तमाम सवालों के जवाब देता चला गया। हमारी वो शाम बहुत बोझल और नाखुशगवार गुजरी थी। मसाइल ने सर जरूर उठाया था मगर इन पर काबू पा लिया गया था। मुझे पूरी उम्मीद थी कि नरेश मेरे और गजाला के बयानात में कोई झोल दरियाफ्त नहीं कर सकेगा और यूं हमारी तशवीश का आखिरी पहलू भी साफ हो जाएगा। देखना यह है कि अब बेला सिंह की नाकामी पर नरेश का रद्द अमल क्या होता है। इस मामले में आपको घेरने के लिए उसने सरतोड़ कोशिशें की थी। बिस्तर पर पहुंचने के बाद गजाला ने मुझसे कहा, आपने इन पर पानी फेर दिया। नरेश शर्मा ने बहुत सही निशाना लेकर अपनी कमान से तीर चलाया था लेकिन वो खता हो गया। मेरा ख्याल था कि उसके पास मुझसे कहने के लिए कुछ नहीं था। इस शाम मैंने उसके हर मशवरे पर अमल किया था। कमरे से निकलकर नीचे उतरा, उसके साथ बार में बैठा, बेला से खुशदिली से मिला और नरेश के कहने के बाद बेला के साथ उसके कमरे में भी चला गया। कमरे की कहानी से इखलाकी तौर पर उसका कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए था। बातें करते करते हम दोनों गहरी नींद सो गए। पहले गजाला की आंख लगी, फिर मैं भी।
नीम तारीकी में दीवारों को घूरते घूरते सो गया। गहरी नींद से रात गए, अचानक मेरी आंख खुल गई और बेदार होते ही इस खलल का सबब समझ में आ गया। मेरे सराहने रखे हुए टेलीफोन की घंटी असेबी अंदाज में मुसलसल चीखे जा रही थी। कमरे की खामोश फिजा में घंटी की आवाज इतनी नामानूस थी कि गजाला की नींद भी उचट गई। हेलो, क्या बात है? मैंने रिसीवर उठाकर नींद से बोझल आवाज में गुर्रा कर पूछा। सर, बाहर से आपकी फोन कॉल है। होटल ऑपरेटर की मुहज्जब आवाज आई। मैं आपकी नींद खराब करने पर मुआफी चाहती हूँ। सुबह के 4 बजे फोन करने का कौन सा वक्त है? मैंने बेपर कर कहा। कह दो कि मैं सो रहा हूँ। सर, मैंने इस वक्त कॉल ट्रांसफर करने से मुआवजत चाही थी। वो मुदाफाना लहजे में कह रही थी, लेकिन वो बात करने पर मुसर हैं। खुद को राह का अफसर बता रहे हैं। इनकी हैसियत जानने के बाद मैं इनकार नहीं कर सकी। ऑपरेटर की जुबान से राह का नाम सुनते ही मुझे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे सर पर ठंडे पानी की बाल्टी उलट दी हो। मैंने बेजान लहजे में कहा, कॉल मिला दो। क्लिक की आवाज के साथ कॉल मिल गई। मैंने नरमी से पूछा, कौन बोल रहा है? आज तुमने मेरी इज्जत खाक में मिला दी, मुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मेरे कान में नरेश की दहाड़ती हुई आवाज गूंजी। मैं बेख्तियार बिस्तर पर सीधा होकर बैठ गया। नरेश की आवाज सुनकर मेरा रहा सा खुमार भी काफूर हो गया था। मैंने हैरत से पूछा, मैंने क्या किया है जो तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो? अभी बेला सिंह का फोन आया था। तुमने उस शरीफ लड़की की हद से ज्यादा तौहीन और तजलील की है। वो गुस्से में आपे से बाहर हुआ जा रहा था। तौहीन? मैंने हैरत से दोहराया। तुम मुझसे कसम ले सकते हो कि मैंने उसे हाथ तक नहीं लगाया। वो नशे में कुछ बहक गई थी, फिर भी मैंने उसके एहतराम में कोई फर्क नहीं आने दिया। जब वो सो गई तो मैं उसे छेड़े बगैर उसके कमरे से निकल आया। वो भी यही कह रही है। उसे गम गुस्सा है कि तुम उससे यूं बच रहे थे जैसे उसे छूत की कोई गलीज बीमारी हो। ये उसकी गलत फहमी है। तुम्हें मालूम है कि आग और तेल यकजा हो जाएं तो शोलों को भड़कने से रोकना कितना मुश्किल है। बेला वाकई बहुत मेहरबान और आज़ाद ख्याल लड़की है, मगर मेरे दिमाग पर यह बात तारी थी कि वो तुम्हारे दोस्त की बेटी है और तुम्हें अंकल कहती है। तुम बकवास करते हो। तुमने मेरी और उसकी बेतकल्लुफी देख ली थी। खुद उसने तुम्हें बताया कि वो मेरी दोस्त है, मगर तुम कुछ सुनने पर आमादा नहीं थे। मुझसे कोई भूल हुई हो तो मैं माजरत चाहता हूँ। सच ये है कि बेला ने मेरा सारा डिप्रेशन दूर कर दिया था। मैं उसकी मैनोशी से फायदा उठाकर ऐसी कोई ज्यादती नहीं करना चाहता था कि बाद में मुझे तुम्हारे सामने शर्मिंदा होना पड़े। मुझे पट्टी पढ़ाने की कोशिश मत करो। एक मुअज्जज और शरीफ लड़की जब खुद को किसी के सपुर्द करने का फैसला करती है तो देखभाल कर करती है। उसकी दावत को ठुकराना उसको जलील करने के बराबर होता है। मेरे तजाहले आरफाना पर वो बना कर बरहमी से कह रहा था। मैं उसके वो अल्फाज सुनकर सन्नाटे में आ गया। नरेश शर्मा एक पढ़ा लिखा और जिम्मेदार भारतीय अफसर था, मगर उसने बेगैरती और बेशर्मी की इंतहा कर दी थी। वो बेला सिंह को एक शरीफ और मुअज्जज लड़की करार दे रहा था। उसकी आबरू के तहफ्फुज़ को उसकी तौहीन और तजलील करार दे रहा था। शायद अपने मंसूबे की नाकामी ने उसके दिमाग पर मनफी असरात डाले थे। मेरा ख्याल था कि तुम मेरे किरदार और शराफत की तारीफ करोगे। अगर मेरे मोहतात रवैये से तुम्हें सदमा पहुंचा है तो मैं दोबारा माफ़ी चाहता हूँ। तुमने बेला के दिल को जो ठेस पहुंचाई है ना, इसका आज़ादा लफ्ज़ों से होना नामुमकिन है। नरेश का लहजा गहरी मुलामत लिए हुआ था। उसने फ़ोन पर अपनी बात जारी रखी। तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि औरत के सिर्फ 4 रूप ऐसे होते हैं जिनमें वो इज्जत और एहतराम की हकदार होती है। माँ, बेटी, बहन और बीवी। इनके सिवा औरत बस एक खिलौना होती है, जब और जैसे हाथ लग जाए इसे खेलना चाहिए। औरत खुद भी यही पसंद करती है। बेला की रजा पाकर भी तुम्हारे दिमाग पर बर्फ जमी रही तो ये तुम्हारी और मेरी बदकिस्मती है। मैं तुम्हें अकल से इतना आरी नहीं समझता था। नरेश, तुम जज्बाती होकर आग लगाने वाली बातें कर रहे हो। मेरी बीवी हर एक की बीवी या बहन नहीं हो सकती। क्या इसका यह मतलब है कि सारे मर्द उसके लिए भेड़िए बन जाएं? 4 के सिवा सारे रिश्तों के एहतराम की धज्जियां उड़ा दें? इस बार मैं नरेश की हर्जा सराय पर मुआजरत खाना रवैया इख्तियार न कर सका। मैंने अपनी बात जारी रखी। शायद तुम अयालदार हो। तुमको यह ख्याल होना चाहिए कि तुम्हारा अनोखा फलसफा मुआशरे को इनके लिए जानूं बना देगा। ये सब खामोश रहो। नरेश की आवाज में तलखी थी। वह मेरी बात काट कर कह रहा था, मुझे समझाने की कोशिश मत करो। अपने गिरेबान में झांको कि तुमने क्या क्या किया है। तुम्हारी सर्द मेहरी ने उसे इतना दिल बर्दाश्त कर दिया है कि उसे अपने वजूद और जिंदगी तक से नफरत हो गई है। मैं बिल्कुल खामोश रहा। मुझे अंदेशा था कि कहीं वो बेगैरत ये हुक्म सादर न कर दे कि मैं मुआजरत करने के बजाय इसी वक्त दोबारा बेला सिंह के कमरे में जाऊं और अमली तौर पर अपनी ज्यादती का भरपूर अजाला करूं, ताकि बेला की जख्मी अदा को करार मिल जाए। खामोश क्यों हो? बोलते क्यों नहीं? चंद सानियों के तवक्कुफ के बाद उसकी धाड़ सुनाई थी। अभी तुमने खामोश रहने का हुक्म दिया था। मैंने सहमी हुई आवाज में जवाब दिया। तुम इतनी तेजी से आंखें बदलते हो, क्या मुझे तुमसे खौफ आने लगा है और मुझे दोबारा तुम पर शक होने लगा है?
उसकी जहरीली आवाज आई। तुम इतने शरीफ और सीधे नहीं हो जितना बनने की कोशिश करते हो। तुम इंतहाई चालाक और मक्कार आदमी हो। मुझे सरनो देखना पड़ेगा कि तुम कौन हो और हमारे साथ क्या खेल खेलने की कोशिश कर रहे हो। नरेश की बातों ने यकायक खौफनाक रुख इख्तियार कर लिया था। मैंने जल्दी से खुशामदाना लहजे में कहा, ऐसी दहलाने वाली बातें ना करो। मैं अपनी मर्जी से तुमसे नहीं मिला। मैं तो अंकल अनिल बिस्वास से मिलने पर भी तैयार नहीं था, मगर नागर और रीना ने मुझे बताया कि अंकल जिसे मुलाकात का वक्त दे दें उसे हर हाल में उससे मिलना पड़ता है। मैं वहां ना गया तो इसके आदमी मार पीट कर मुझे जबरदस्ती उसके पास ले जाएंगे। मैं तुम लोगों के साथ क्या खेल खेल सकता हूँ? अब अंकल ही तुम्हारे बारे में कोई फैसला करेगा। उसने ये नहीं कहा कि बेला सिंह की नाकामी की खबर अनिल बिस्वास को भी मुश्तिल कर देगी। तुमने अंकल का जिक्र कहां से निकाल लिया? मैंने बौखलाई हुई खौफसदा आवाज में कहा, आज जो कुछ हुआ वो मेरा तुम्हारा बेला सिंह का मामला है। इसे यहीं रहने दो ना। मैं बेला से दोनों हाथ जोड़कर मुआफी मांग लूंगा। शायद नरेश को इसी लम्हे एहसास हो गया कि गुस्से और रवानी में उससे गलती हो गई थी। उसने बहुत होशियारी से बेला सिंह की सरकारी हैसियत को पोशीदा रखकर पूरे ड्रामे को जाती तौर पर होने वाली निजी मुलाकात का रूप दिया हुआ था। इस दरमियान अनिल बिस्वास का नाम लाने की गुंजाइश नहीं थी। मेरी बात पूरी होने तक उसे एक मौजू जवाब सूझ गया और मेरे खामोश होने पर उसने कलाबाजी खा ली। तुम जैसे 2 टके के आदमी के लिए अनिल बिस्वास के लिए कोई वक्त नहीं है। मैं अपनी बात कर रहा था क्योंकि तुमने मुझे बेला के हकीकी अंकल का दर्जा देकर सारी गड़बड़ की है। बेला तुम्हारी सूरत देखने की रवादार नहीं है। वैसे भी उसे सुबह की परवाज से मुंबई चले जाना है। अब मैं तुम्हें तुम्हारी गुस्ताखी की कोई और हिस्सा सजा दूंगा। यकायक लाइन बेजान हो गई। मैंने खाली खाली नजरों से रिसीवर का जायजा लिया, फिर उसे क्रैडल पर रख दिया। प्लान की नाकामी ने उसके तन बदन में आग लगा दी होगी। गजाला ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें जरा सी भी हया होती तो इस वाक़े को खामोशी से पी जाता। मुझे हैरत है कि रा के अफसरों की ज़हनी सतह इतनी पस्त और घटिया है। अभी उसका इज़्तिरारी रद्दअमल सामने आया है। देखना होगा कि वो हमारे साथ क्या सलूक कराता है। गजाला ने तशवीश से कहा, इनकी सोच घटिया है, इसलिए पड़ोसी मुल्कों में दहशत गर्दियां करते रहते हैं। इनके लिए इंसानी जान चूंटी से ज्यादा हकीर है। गजाला ने मेरी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, वो मुझसे कोई सवाल किए बगैर मेरी और नरेश की गुफ्तगू का एक एक लफ्ज सुन चुकी थी। अगर वो वाकई अनिल बिस्वास को दरमियान में ले आता है तो ये मामला संगीन हो जाएगा। मुझे अब यहाँ वहशत हो रही है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। वो रवानी में अंकल का जिक्र कर गया था। बाद में उसने इस बात को बदल दिया, मगर ये एक तयशुदा बात है कि ये सब कुछ अनिल बिस्वास की मर्जी से हो रहा है। उसे मालूम हो चुका होगा कि नरेश शर्मा के दफ्तर में लगने वाली आग में क्या कुछ हुआ था। मैं बेध्यानी में रीना वाली वीडियो फिल्म का जिक्र करने ही वाला था कि मुझे अचानक अपनी गलती का एहसास हो गया और मैंने बात घुमाते हुए कहा, पाकिस्तान में जवाबी कदम उठाने के लिए उसे किसी मजबूत नए और मकामी मोहरे की जरूरत है। वो मुझे पूरी तरह बेबस किए बगैर यहाँ से नहीं जाने देगा। देखना होगा कि रीना और बेला के बाद अब किसकी बारी आती है। इनका यह हरबा 2 मरतबा नाकाम हो चुका है। गजाला ने पुरख्याल अंदाज में कहा, तीसरी बार वो इसे नहीं आजमाएंगे। तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त है। मैंने दोबारा बिस्तर पर दराज होते हुए जवाब दिया, अभी सुबह का इब्तदाई हिस्सा है, कुछ देर के लिए सोने की कोशिश करो। सुबह ताज़ा दम होकर इस बारे में कुछ सोचेंगे। मैंने कमरे में जलता हुआ नाइट लैंप भी बुझा दिया। गहरा अंधेरा सोने के लिए ज्यादा मददगार साबित हो सकता था। कुछ देर तक कमरे की फिजा में गहरा सकूत छाया रहा। फिर गजाला की सरसराती हुई आवाज गूंजी, जान आप सो रहे हैं? कोशिश करूंगा तो सो जाऊंगा। अभी मनहूस नरेश सर पर सवार है। मैंने उसकी तरफ पहलू बदल कर जवाब दिया, क्या तुम्हें डर लग रहा है? हाँ, अंधेरे से खौफ आ रहा है। उसे सहमी हुई आवाज में इकरार किया। नाइट लैंप जला ले।